नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। पटना में दिल्ली के सर्राफा कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने 3 करोड़ का सोना लूट लिया। लुटेरों ने डाक बंगला चौराहे पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की पहचान अंसार अली के रूप में की गई है, जो बेटे एहतशाम के साथ सोने की डिलीवरी देने पहुंचे थे। गोली एहतशाम के हाथ में लगी है। दिल्ली में बीजेपी आला कमान आज बिहार के लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन करेगा। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। हर सीट के लिए 3 नाम मांगे गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करेंगे। चिराग पीएम के हनुमान है तो मोदी को भी राम की भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा कहना है एलजेपीआर के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह का। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 6 सीटों की डिमांड कर दी है। पिछले चुनाव में भी एलजेपी इतनी ही सीट पर लड़ी थी, लेकिन तब चाचा पशुपति पारस भी साथ थे। सक्षमता परीक्षा देकर 860 नियोजित शिक्षक फंस गए हैं। ये सभी लोग एक ही सर्टिफिकेट पर 2 से 3 जगह नौकरी कर रहे थे। धांधली का खुलासा होने के बाद अब शिक्षा विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सीतामढ़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 48 खातों से 8 करोड़ रुपए गायब हो गए। पैसे निकाले जाने की सूचना जैसे ही ग्राहकों को मिली, सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। रीजनल मैनेजर ने दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। राज्यपाल ने कुलपतियों को एसीएस के पाठक की मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया है। ये दूसरी बार है जब राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति बनी है। इससे पहले बैठक में शामिल नहीं होने पर सभी यूनिवर्सिटी के वीसी समेत परीक्षा नियंत्रकों का वेतन रोक दिया गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी ने सीएम नीतीश की ब्रिटेन यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भूलने की बीमारी ऐसी कि ऋषि सुनक के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने चचा गिरगिट कुमार लंदन जा रहे हैं। आरा में डांसर के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर ग्रामीणों ने बारातियों की पिटाई कर दी। दूल्हे के पिता और भाई समेत कुल 8 लोग जख्मी हो गए हैं। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव की है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव के ओएसडी भोला यादव के खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में अशोक कुमार और बबीता का नाम भी जोड़ा गया है। 23 दिसंबर 2021 को इस मामले में पहला केस दर्ज किया गया था। नालंदा में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक लड़की की मौत हो गई। मृतका की पहचान करीना कुमारी के रूप में की गई है। जिस वक्त उसे फायर लगी, वो छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में दावा किया कि पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे और क्षेत्र के जो बैंक डूबने वाले थे उनका करंट मुनाफा 1,700 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई थी और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च 2024 तक देने के लिए कहा था, जिसके बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ईसी को देने के लिए 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। एडीआर ने अपनी याचिका में इसी पर सवाल करते हुए कहा कि एसबीआई का 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश राज्य के एक नियम पर सवाल खड़ा किया है जो दृष्टि बाधित यानी आंखों से न देख सकने वाले लोगों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से पूरी तरह बाहर रखता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें एमपी न्यायपालिका से दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को बाहर करने पर आपत्ति जताने वाला एक पत्र मिला है। कोर्ट ने पत्र को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य और भारत संघ को नोटिस जारी किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। किसान नेता बलबीर राजेवाल और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों की आड़ में हथियारों समेत प्रदर्शन किया जा रहा है।
झारखंड हाईकोर्ट में स्पेन की महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है और साथ ही पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य में एंट्रेंस वेरिफिकेशन के साथ उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार ने कैसी एसओपी जारी की है और अगर एसओपी नहीं है तो भविष्य में इसकी क्या योजना है। इन सभी सवालों के साथ कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च को दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि वो युवाओं के लिए 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे। इन 5 वादों में उन्होंने कहा कि वो युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चैटर्जी समेत भाजपा की महिला नेताओं को पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज दोपहर संदेश खाली जाने से रोक दिया। पुलिस के साथ हाथापाई और तीखी नोकझोंक के बाद टीम को हिरासत में ले लिया गया है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस आधार पर संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है कि वहां के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये इंटरनेशनल विमेंस डे से पहले टीएमसी की महिला विंग ने निकाला था। इस रैली में बीजेपी विधायक मुकुटमणि अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी के साथ चलते नजर आए। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को जस्टिस पद से इस्तीफा दिया था। गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सीएपीएफ जवानों की निरंतर तैनाती के कारण कोलकाता और इम्फाल के बीच आने जाने वाली सीएपीएफ कर्मियों के लिए एयर फैसिलिटी बढ़ा दी है। अब चार्टर्ड प्लेन हफ्ते में 6 दिन उड़ान भरेंगे। पहले ये केवल 3 दिन आवागमन करते रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कश्मीर घाटी के अपने 1 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा था। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं, लखपति दीदियों, किसानों और उद्यमियों समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। श्री मोदी ने लाभार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं के विचारों को समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार में विभिन्न पदों पर नए भर्ती हुए 1,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चित्रकूट धाम पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री अमरकंटक में प्रसाद योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संस्कृत भाषा ने देश की विशाल भूमि की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत सी भारतीय भाषाओं को संस्कृत के शब्दकोश ने समृद्ध बनाया है। ये भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में फल फूल रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये न सिर्फ देवों की भाषा है बल्कि लोगों की भी भाषा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत विकास और परिवर्तन की अपनी यात्रा में जापान को एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखता है। टोक्यो में 16वें भारत जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों में वर्ष 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से सरकार, कारोबार से कारोबार और लोगों से लोगों के उपयोगी संपर्क विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े हैं। श्री जयशंकर ने पिछले वर्ष भारत की मेजबानी में सफल G20 शिखर सम्मेलन में जापान के सहयोग की सराहना की।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने टोक्यो में आरंभिक रायसीना गोलमेज सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत की प्रतिबद्धता को क्वाड समूह आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की प्रगति से द्विपक्षीय साझेदारी की और अधिक संभावनाएं पैदा हुई हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में अनुबंध के आधार पर अनुभवी पूर्णकालिक संपादकों और समाचार वाचक सह अनुवादक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विवरण newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2024 है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में आज खेला गया। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 218 रन बनाकर ढेर हो गई। पहले दिन स्टंप्स के समय भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 135 रन बनाए। भारत पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से अब 83 रन ही पीछे है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज नई दिल्ली में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला अब से कुछ ही देर में मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।